बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम नज़ीर अहमद फ्रॉम DPS कॉलेज उकाड़ा। कैसे हैं बच्चों, ठीक हैं आप? हमने लास्ट आर्टिकल पढ़ा था मेजरिंग सिलेंडर के हवाले से और हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन ख़त्म हो गया था। अब हम बेटे एक्सरसाइज की तरफ जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज में हम पहले क्वेश्चंस देखते हैं, MCQs हैं इसमें। MCQs के मैं जस्ट ऑप्शंस बोल देता हूँ, ठीक है? इसको आप पढ़ लीजिएगा और उसके हवाले से ऑप्शंस याद कर लें। पहला क्वेश्चन है, एनसर्कल द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम गिवन चॉइसेस। द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन SI यानी सिस्टम इंटरनेशनल में कितने बेस यूनिट्स हैं? 7। C इसका ऑप्शन होगा। नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ नॉट अ ड्राइव्ड यूनिट? इसमें किलोग्राम B ऑप्शन जो है वो ड्राइव्ड यूनिट नहीं है, ये बेस यूनिट है। नंबर 3, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इज़ मेजर्ड इन मोल। D ऑप्शन है इसमें, ठीक है ना, 3 का। चौथा, एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रो सेकेंड। ये 200 माइक्रो सेकेंड, ये माइक्रो हमने पढ़ा हुआ है और उसमें प्रीफिक्सेस में माइक्रो सेकेंड इज़ इक्विवेलेंट टू, ये C ऑप्शन होगा इसका, 2 × 10⁻⁻4 सेकेंड्स। इसको ऑप्ट कर लें आप। नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 0.01 ग्राम, 2 मिलीग्राम, 100 माइक्रोग्राम एंड 5000 नैनोग्राम। तो नैनो चूँकि 10⁻⁻9 होता है, लिहाजा ये 5000 नैनोग्राम जो है ये सबसे छोटी क्वांटिटी है। नंबर 6, which instrument is most suitable to measure the internal diameter of a test tube? मीटर रूल है, वर्नियर कैलिपर्स है, मेजरिंग टेप है, स्क्रू गेज है। तो वर्नियर कैलिपर्स को इस्तेमाल करते हैं, हमने पढ़ा भी था उसमें कि इंटरनल डायमीटर जो अपर जाज हैं वो इंटरनल डायमीटर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नंबर 7, a student claimed the diameter of a wire as 1.032 centimeter using vernier calipers. Up to what extent do you agree with it? तो इसका जो ऑप्शन है वो C है, 1.03 सेंटीमीटर। ये इसका जो हम एग्री इससे हुए हैं 1.03 सेंटीमीटर इसलिए हुए हैं कि जब हम वर्नियर कैलिपर से रीडिंग लेते हैं तो डेसिमल के बाद हमें दो डिजिट्स चाहिए होते हैं। डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक वर्नियर कैलिपर से हम मेजर कर सकते हैं लेंथ या डायमीटर जो भी। 8, अ मेजरिंग सिलेंडर इज़ यूज्ड टू मेजर वॉल्यूम, ठीक है ना, लास्ट आर्टिकल में हमने पढ़ा था, C ऑप्शन हो गया। नंबर 10, अ स्टूडेंट नोटेड द थिकनेस ऑफ अ ग्लास शीट यूजिंग अ स्क्रू गेज ऑन द मेन स्केल। इट रीड्स 3 डिविजन्स while 8th division on the circular scale coincides with the index line. Its thickness is, ये B ऑप्शन होगी इसकी, 3.08 मिलीमीटर, 3.08 मिलीमीटर। 10, significant figure is an expression in an expression R। तो इसमें स्टेटमेंट देखनी है कौन सी ठीक है। All digits wrong, all the accurately known digits wrong, all the accurately known digits and the first doubtful digit, ये स्टेटमेंट ठीक है। तो ऑप्शन C जो है वो करेक्ट है। इसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। 1.2 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, गिव 3 एग्जाम्पल्स इन ईच। डेफिनेशन देनी है, डेफिनेशन एंड 3 एग्जाम्पल्स आपने पुट कर देनी है। डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है और उसके 3 एग्जाम्पल्स। 1.3, पिक आउट द बेस यूनिट्स इन द फॉलोइंग। ये मैंने लिखे हुए बेस यूनिट्स जो हैं क्वेश्चन नंबर 1.3 में, किलोग्राम बेस यूनिट, मोल बेस यूनिट, एम्पेयर बेस यूनिट, मीटर बेस यूनिट और केल्विन, ये 5 बेस यूनिट्स हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, ठीक है। स्पीड है, इसमें डिस्टेंस एंड टाइम, ये आप नेक्स्ट चैप्टर में चैप्टर नंबर 2 में आप पढ़ेंगे कि डिस्टेंस टाइम किस तरह इन्वॉल्व है। वॉल्यूम है, ये भी आप पढ़ते हैं कि उसमें L³ या H³, ठीक है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये तीनों लेंथ हैं, लिहाजा लेंथ जो है वो बेस क्वांटिटी है जो वॉल्यूम में इन्वॉल्व है। फोर्स है, फोर्स में मास, डिस्टेंस एंड टाइम जो है वो बेस क्वांटिटीज़ के तौर पर इन्वॉल्व है, ठीक है।
तो हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि फोर्स जो है वो F = ma, न्यूटन सेकंड लॉ से आपको ये आइडिया होगा। वर्क है, बेस क्वांटिटीज़ इसमें यही बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व है जो फोर्स में है, मैस, डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है। तो ये इसमें भी 3 बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हैं और इसमें भी 3 बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हैं। उसके बाद हम जो फिफ्थ हमारे पास क्वेश्चन है कि अपनी एज को सेकंड्स में कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए फ़र्ज़ किया हमने कि जी आपकी एज जो है वो 15 ईयर है, ठीक है। लेट योर एज इज़ 15 ईयर, 16, जितनी भी एज है। तो उसका फार्मूला ये है कि पहले हमने ईयर्स लिख लिए, फिर एक साल में कितने महीने होते हैं, ईयर्स आ गए, फिर मंथ आ गए। उसके बाद एक महीने में कितने दिन होते हैं, वो डेज़ आ गए हैं। फिर एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। एक घंटे में, एक आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स, ठीक है ना। तो ये 1 2 3 4 5 6 प्रोडक्ट्स आ गए हैं। बाज़ वो यहाँ पर इसको एक ही प्रोडक्ट के तौर पर लिख देते हैं 360 डेज़। ये मंथ और डेज़, मंथ नहीं लिखते बल्कि एक साल में जितने दिन होते हैं वही लिख देते 360 डेज। तो या ये 6 टर्म्स आएंगी प्रोडक्ट में या फिर 5 आएंगे अगर हम डेज़ लिखेंगे। तो अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये बनता है 3,11,04,000 सेकेंड, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो नंबर है ये कांस्टेंट रहता है। अगर ये आप याद कर लें तो यहाँ जस्ट ईयर पुट करने हैं आपने, आपकी एज 15 है तो 15 से मल्टीप्लाई कर दें, 16 है तो उसको 16 से मल्टीप्लाई, जितना भी, ठीक है ना। तो ये एक मेथड है अपनी एज को सेकंड्स में कन्वर्ट करने का। तो जो मैंने 15 साल का है तो 15 साल में ये इतनी सेकंड्स एज बनी है 15 ईयर्स की। क्लियर होगी बात। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट रोल SI यूनिट्स हैव प्लेड इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। तो इसमें हमने क्वेश्चन में इसका आंसर दिया है, SI यूनिट्स प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। इट हेल्प्स द साइंटिस्ट टू एक्सचेंज द वैल्यूएबल साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी सारी दुनिया में जो साइंटिस्ट हैं वो SI यूनिट एक ऐसा सिस्टम है जिसके ज़रिए जो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है वो बाकी लोगों को भी आसानी से समझ आ जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से पूरी दुनिया में जो साइंटिस्ट हैं वो इस सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, जिससे साइंस ने बड़ी तरक्की की है। 7वां सवाल, व्हाट इज़ द मीट बाय वर्नियर कांस्टेंट। तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कांस्टेंट ही लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स ही वर्नियर कांस्टेंट कहलाता है और इसकी वैल्यू भी हमें पता है 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाँ जी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ज़ीरो एरर ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये हमने इसका आंसर लिखा है कि जी इफ़ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज़ क्वाइट एक्यूरेट, अगर उसमें कोई गलती नहीं है, then zero error in the instrument is zero and it is said to that zero error in the instrument is zero। तो जब एरर इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर ना हो, इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल एक्यूरेट हो, ठीक हो, तो हम कहते हैं इसमें किसी किस्म की कोई ख़राबी नहीं है, कोई गलती नहीं है, कोई एरर नहीं है। तो जब इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर ना हो तो हम कहते हैं ज़ीरो एरर इज़ ज़ीरो, ज़ीरो एरर ज़ीरो है, ठीक है ना। और अगर इंस्ट्रूमेंट बहुत देर से इस्तेमाल किया जा रहा है, ज़ाहिर है इंस्ट्रूमेंट जब देर से इस्तेमाल किया जाए, बहुत टाइम हो गया उसको इस्तेमाल करते हुए, तो उसके अलाइनमेंट में कोई डिफरेंस आ सकता है या कोई एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं उसके ऊपर, यानी उसमें रस्टिंग हो सकती है, जंग लग सकता है उसको, तो उसकी वजह से उसकी एक्यूरेसी जो है वो इफ़ेक्ट होती है और उसकी एक्यूरेसी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो ऐसी सूरत में 2 किस्म की एरर्स प्रोड्यूस होती हैं इंस्ट्रूमेंट में, एक पॉजिटिव एरर और एक नेगेटिव एरर। पॉजिटिव एरर को हम कैलकुलेट करते हैं और फिर जब हम फाइनल रीडिंग्स ले लेते हैं इंस्ट्रूमेंट से तो इस पॉजिटिव एरर को फाइनल रीडिंग में से माइनस किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, और नेगेटिव एरर को फाइनल रीडिंग में ऐड किया जाता है, ठीक है ना। ये जब आप लैब में जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करेंगे, रीडिंग लेंगे, तो वहाँ आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई इज़ द यूज़ ऑफ ज़ीरो एरर नेसेसरी इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो जाहिर है जब तक हम रीडिंग लेते हुए एरर को रिमूव नहीं करेंगे हमारे पास रीडिंग की एक्यूरेसी नहीं आएगी। लिहाजा किसी भी इंस्ट्रूमेंट को जब हम यूज़ करते हैं तो पहले उसमें एरर चेक करते हैं कि उसमें एरर है या नहीं। अगर एरर नहीं है तो इट्स ओके,
आप उसको डायरेक्ट रीडिंग को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें एरर है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द एरर इन द इंस्ट्रूमेंट देन प्रोसीड। ठीक है, तो आंसर इसका मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ज़ीरो एरर इज़ नेसेसरी टू टेक एन एक्यूरेट मेजरमेंट बाय एन इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद फिर हमारे पास 10वां सवाल है 1.10, व्हाट इज़ द स्टॉप वॉच, व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच यू हैव यूज्ड इन द लेबॉर्ट्रीज। ये हमने बिल्कुल स्टॉप वॉच के जो आर्टिकल में हमने जब इसको डिस्कस किया था तो लीस्ट काउंट्स भी डिस्कस किए थे और टाइप्स ऑफ स्टॉप वॉचेस भी डिस्कस की थी। 1.11, वाई डू वी नीड टू मेजर एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, कि टाइम का छोटे से छोटा, यानी हम सेकंड्स में फ़िलहाल हम समझते हैं कि हमने जो टाइम मेजर किया हुआ है। कुछ वॉचेस जो हैं वो टाइम को सेकंड का 10वां हिस्सा भी बताती हैं, और कुछ वॉचेस टाइम का 100वां हिस्सा भी, सेकंड का 100वां हिस्सा भी बताती हैं कि जनाब 100th पार्ट ऑफ सेकंड को वो मेजर कर सकती हैं। इस तरह कुछ वॉचेस हैं जो माइक्रो सेकंड में भी और नैनो सेकंड में भी। तो लिहाजा अगर हम टाइम का जो छोटे से छोटा पार्ट भी अगर मेजर करने में कामयाब हो जाएं तो उससे हमें जो साइंटिफिक फिनोमेनाज हैं उनकी डिटेल ज़्यादा मिलती है, उसकी माइनर डिटेल भी हम कैलकुलेट करने में, मेजर करने में या ऑब्ज़र्व करने में कामयाब हो सकते हैं। अगर हम स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम को, जितना छोटा टाइम हम मेजर करने के काबिल होंगे उतनी ही ज़्यादा साइंटिफिक फिनोमेनाज की हमें डिटेल मिलेगी। तो उसके बाद 12वां सवाल है, व्हाट इज़ द मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ मेजरमेंट। ये हम डिटेल में कर चुके हैं बात सिग्निफिकेंट फिगर्स के, उसके रूल्स और उसके डेफिनेशन को डिस्कस कर चुके हैं। आखिरी सवाल 1.13, हाउ इज़ प्रिसीजन रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंट फिगर इन अ मेजर्ड क्वांटिटी। तो जो मेजर्ड क्वांटिटी की प्रिसीजन है, ठीक है ना, या आप ये कह लें कि जो इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन है, इंस्ट्रूमेंट कितना एक्यूरेट है, वो डिपेंड करता है कि जो उसकी रीडिंग है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी जो एक्यूरेसी है वो उसके लीस्ट काउंट पर डिपेंड करती है। उसका लीस्ट काउंट जितना ज़्यादा होगा, ठीक है ना, तो उतने ही उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़्यादा होंगे। लिहाजा किसी भी रीडिंग की एक्यूरेसी जो है वो उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स पर डिपेंड करती है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में जितने ज़्यादा डिजिट्स होंगे उतने ही उस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, उतनी ही वो रीडिंग ज़्यादा प्रिसाइज कंसिडर की जाएगी। तो बेटा ये एक्सरसाइज जो है वो हमने सॉल्व कर ली है। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, तो इसको पढ़ें, इसको देखें और क्वेश्चंस के आंसर्स याद करें, क्योंकि पेपर हम वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से लेकर एंड तक आपसे एग्ज़ाम लेना है। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हम मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।